नमस्कार दोस्तों, मैं हेमा बागरी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोर्स एकेडमी पे स्वागत करती हूँ। तो आज हम 22 फरवरी की तीसरी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। यदि p प्रतिशत 225 है तो p स्क्वायर का मान कितना है। क्वेश्चन पे बोल रहा है p का p प्रतिशत यानी कि p/100 कितना है 225, यानी कि मान भी पूछा है पी स्क्वायर का, हमें तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। 225 इंटू 100 कर देंगे, ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया जो कि ऑप्शन नंबर डी पे दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, ये पिछले इसमें मैंने थोड़ा गलत कर दिया, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 28% की छूट के बाद एक वस्तु 1008 रुपये में बेची जाती है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। क्वेश्चन में बोल रहा है 28% की क्या दे रहा है, छूट, यानी कि बेच छूट दिया 28% की, यानी वो बेच कितने में रहा है 72 में। 72 में बेच रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि वो 1008 रुपये में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है 1008 रुपये में। ये 1008 वैल्यू किसकी हो गई 72 की। हमें निकालना क्या है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य 100 अपने आप में 100 ही होगा वो। अब देखिए हम इसे डिवाइड कर देंगे, 72 एकम 72, फिर आ जाएगा 28, और ये 4 बार कहीं ना कहीं करेंगे तो आपका कट जाएगा 72 चक्को कहीं ना 288 आ जाए। क्यों कि 2 4 को 8 कर रहे हैं तो लास्ट डिजिट हमें पता चल रही है, तो वहीं हम समझ जाएंगे। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा कितना 1400। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस पे देखिए ऑप्शन नंबर ए। 22 पुरुष 2 दिन में एक दीवार बना सकते हैं, उसी काम को आधे दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। देखिए इसमें फार्मूला लग जाएगा m1 इंटू d1 इंटू t1 अपॉन w1 बराबर m2 इंटू t2 इंटू अपॉन w2। इस फार्मूले पे हम जो भी वैल्यू, जिसकी वैल्यू दी हुई है हम लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। पहली बात, वर्क तो वही करना है। देखिए 22 पुरुष वही वर्क करना है, तो ये डिवाइड हो जाएगा, वर्क सेम है तो वर्क पे कुछ नहीं रहेगा। 22 पुरुष कितने दिन में 2 दिन में, बाकी तो दिया नहीं है कुछ, ओनली इतना ही दिया, हम इतना ही लगाएंगे, इसकी कुछ जरूरत ही नहीं है इसमें। फिर आगे उसी काम को आधे दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, यानी कि n पुरुष के आधे दिन में कितना करेंगे काम। हम देख रहे हैं ये 44 बराबर n, यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा 80, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आया सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। इसमें गलती बहुत इसे ध्यान से करना होता है, क्योंकि प्लस माइनस इनटू करने में गलतियां हो जाती हैं। तो देखिए हम इसे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 11 दूनी 32 यानी 132 प्लस 6 12 कम 12 156 माइनस 15 चौको 60 हासिल 6 15 कम 15 210 माइनस 13 नैया 117 प्लस 15 नैया 135 की 5 हासिल 13 15 एक कम 15 15 में 13 जोड़ देंगे 15 10 25 3 28। देखिए जो भी इंटू था हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, प्लस माइनस है तो हम पहले जो भी प्लस प्लस है प्लस किए ले रहे हैं, जो माइनस है उनको ऐड करके फिर माइनस कर देंगे। ऐड करिए 6 2 8 8 5 13 13 की 3 हासिल 1 5 5 3 8 8 8 16 1 17 की 7
हासिल 1, 1 ये 1 2 2 4 1 5, 573 माइनस कितना हो रहा है, अब इसे हम आपस पे जोड़ ले रहे हैं 7 1 और 2 और ये 3। अब इसे माइनस कर देंगे, 13 में 7 जाएगा तो 6 आ जाएगा, फिर 6 में 2 जाएगा तो 4 आ जाएगा, और 5 में 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 2, 246, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है और वही आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस समबाहु त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 100, ये आप सुधार लीजिएगा, इस पे दिया हुआ है 16√3। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, आप लोग देख लीजिएगा। समबाहु त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है पता होगा आप लोगों को, 3/4 a²। ठीक है, ये क्षेत्रफल हो गया किसका, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया। ठीक है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, यहीं पर साइड किए दे रहे हैं, ये क्षेत्रफल √3/4 इंटू, हमें भुजाएं ही तो ज्ञात करना है, यानी कि भुजाएं दिया ही नहीं है, 16√3। ये इससे ये कट जाएगा, a² बराबर 64, 16 का 4 पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा क्या 64, और a बराबर 8, यानी कि भुजा हमारी क्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर हमारी भुजा आ जाएगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, यदि p का 35%, q के 35% के बराबर है और q p का z/3% है तो z का मान कितना है। ठीक है, जो क्वेश्चन में बोल रहा है हम उसी तरह करेंगे, अपने से कुछ भी नहीं करेंगे, जैसे क्वेश्चन पे बोल रहा है हम वैसे ही लिखते जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। क्या बोल रहा है, p का 35%, 35% बराबर किसके है, q के 60% के, यानी ये कहीं q कितना हो जाएगा 35, p आपका कितना हो जाएगा 60। आपको इतना करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आप लोग नहीं कर पाते, बोलते कि मैडम आपने कर कैसे दिया, तो मैंने आपको पूरा बता दिया कि 100 जो होता है प्रतिशत का वो डिवाइड, मतलब दोनों साइड के कट जाते हैं तो बचता ही यही है, जो क्यू का दिया हो रहा था वो पी की वैल्यू हो जाएगी, जो क्यू पी साइड है वो क्यू की वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए आगे चलते हैं, और क्या दिया, और क्यू पी का z/3% है। देखिए क्यू कितना है, पी का z/3% है, 3% है यानी बटे में 100 हो जाएगा, यानी कि ये ऊपर जाएगा, दो बटे 3%, यानी कि ऊपर जाएगा तो 1/। ठीक है, देखिए अब हम मान रख देते हैं, क्यू कितना है 35, पी कितना है 60, 60 का z/ये 300 है 35, यानी कि z बराबर कितना हो जाएगा, निकालना क्या है, 35 पंचे 175, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन पे है ये, हाँ ये पहले ऑप्शन पे ही दिया हुआ है, यही आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये फिर आ गया आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन बहुत भरपूर मात्रा में पूछा जा रहा है। देखिए 9 से ये पहले जितना ये भाग का दिया हुआ है हमें भाग कर लेते हैं, 9 पना 45, क्या गया 500, 500 प्लस 18 दूनी 36, 3600 माइनस 7 9 7 1 7 7 14 7 21, आ गया, कितना आ जाएगा 4100, 4100 माइनस 2170। अब हम इसको 4100 में माइनस कर देंगे 2170 तो कितना आ जाएगा 0, 10 9 में
10 में 7 जाएगा, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और फिर आपका कितना बचेगा? 10 में 1 जाएगा तो 9 आ जाएगा, और 3 में 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे आपका दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर वही क्वेश्चन आ गया। देखिए क्वेश्चन पे दिया क्या, हम क्वेश्चन लिखते हैं, आप लोग समझोगे नहीं, ऐसे ऐसे में नॉर्मल तरीके से समझ जाएंगे आप। दिया है 0.5 इंटू 0.5, फिर 0.5, 0.5 इंटू, ठीक है, इससे हम डिवाइड कर दिए, हमारा 1 हो गया। अब हम ऊपर देख रहे हैं क्या है, ये 0.5 भी हो गया, ठीक है, अपॉन ये क्या हो गया? 0.25 आ जाएगा, अपॉन पे 0.5। ये ऊपर हमारा क्या आ रहा है, यहाँ तो एक जीरो आ ही सकता, ये इससे ये कट गया, 25 दूनी 50, यानी कि 2/0.5, यानी कि ये दशमलव हमें हटाना है, ऊपर एक जीरो हो जाएगा, 5 चको 20, यानी कि 4 बार चला जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी पे दिया हुआ है। अब देखिए मैंने इतना बड़ा कर दिया, ये आपका टाइम खा जाएगा, तो आप यहीं देख लीजिए ना, ये 5 दिया हुआ है, तो आप ये कर लीजिए 0.5 25। अब नीचे भी पता है आपको कि कितना आ जाएगा, ये तो इससे डिवाइड हो जाएगा, 0.5 बस बच रहा है। अब आपको पता है 25 दूनी 50, यानी कि ये आप ओनली इतने में आप आंसर ला सकते हैं, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे समझाना था तो मुझे बताना ज़रूरी था, इसलिए मैंने बताया डिटेल पे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि 4t बराबर 5u है तो t प्लस यू बटे t का मान कितना है? अब देखिए अगर बच्चे करेंगे इस क्वेश्चन को तो पहले क्या करेंगे, 4t बराबर 5u ऐसे लिखेंगे, फिर करेंगे 4, क्या कर देंगे, इस साइड t है ना, ये t के बटे में हम क्या ला रहे हैं, u ला रहे हैं, फिर ये 5 है, 5 के बटे में 4 करेंगे, फिर करेंगे कि हाँ अब t का मान कितना हो जाएगा 5, और u का मान कितना हो जाएगा 4, और फिर आगे सॉल्व करेंगे। लेकिन आप लोग ये नहीं करना, डायरेक्ट जो यहाँ ये आपकी वैल्यू किसकी हो जाएगी, टी की, और जो ये वैल्यू है कि ये किसकी हो जाएगी, यू की। अब यहाँ यहीं पास रख दीजिए, टी की कितनी वैल्यू है 5, प्लस यू की वैल्यू कितनी है 4/5, यानी कि 9/5। इतना निकालने की क्या ज़रूरत पड़ रही है, कुछ भी नहीं। जब हमारा यही सब आया जा रहा है तो फिर हमें क्या मतलब कि हम इतना लंबा करें, यहीं से दिख रहा है हमें साफ साफ कि इसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कार ने अपने निर्धारित समय में 42 मिनट पहले चलना शुरू किया, लेकिन 210 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य चाल 10 किलोमीटर धीमी करनी पड़ी। कार की सामान्य चाल निकालना है। तो देखिए मैंने आपको पिछले उसमें वीडियो में बताया था कि जब डिफरेंस वाला सवाल आए तो दूरी बराबर हो जाता है यस इंटू यस प्लस माइनस यस डिफरेंस अपॉन यस डिफरेंस इंटू टाइम डिफरेंस। बताई थी, आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को याद नहीं होगा। अब देखते हैं क्या दिया हुआ, दूरी हमारी कितनी दी हुई है, ये 210 किलोमीटर, ये हमारा क्या हो गया 210। अब देखिए चाल दिया है क्या, क्वेश्चन में कहीं भी आपको चाल दिख रहा है, ओनली चाल, चाल डिफरेंस नहीं पूछ रही, क्या पूछ रही हूँ चाल, चाल नहीं दिया क्वेश्चन पे, लेकिन डिफरेंस दिया हुआ है। अब मैं बताई थी अगर वृद्धि होती है तो प्लस करेंगे, अगर कमी हो रही है तो माइनस करेंगे। तो जब मैं पिछली बार बताई थी उसमें वृद्धि हो रही थी तो मैंने प्लस किया था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है धीमी करनी यानी कि कम, तो मैं माइनस कर दूंगी, कितना 10, यहाँ भी 10 हो जाएगा। और टाइम डिफरेंस कितना दिया हुआ है 42 मिनट, ये किस में दिया हुआ है मिनट में दिया है, इसे हमें घंटे में परिवर्तित बदलना पड़ेगा, ये 60 से भाग दे देंगे। अब देखिए आगे देखते हैं हम 210, नहीं हम पहले यहीं डिवाइड की ले रहे हैं, ठीक है, नहीं 21 10 चला गया, 21 दूनी 42, ये 30,
यानी कि कितना आ गया, देखिए यहाँ पास देख लीजिए आप लोग, यस यस माइनस 10 बराबर कितना आ गया आपका 3000 आ गया 3000। अब देखिए हम इसका समीकरण बनाएंगे तो भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पूरे 5 मिनट से 10 मिनट हम अपने बर्बाद कर देंगे, तो हमें बर्बाद नहीं करना, हमें टाइम बचाना है। तो देखिए ऑप्शन पे देख रहे हैं, ऑप्शन पे हम क्या रख देंगे कि आ जाएगा। हम यहाँ पास अपने से भी सोच सकते हैं, 6 पंचे 30, यानी कि अगर 60 का 50 से इंटू करवा रहे हैं तो हमारा 3000 आ रहा है, तो हम कौन सा ऑप्शन रख देंगे कि वही आ जाएगा, हम 60 ही रख रहे हैं। 60 माइनस 10 बराबर 3000, क्या आ गया 60 इंटू कितना आया, माइनस हो गया तो 50 आ गया, बराबर 3000। क्या दोनों बराबर हो गए 3000, यानी कि राइट आंसर ही हमारा यही हो जाएगा। जिस ऑप्शन पे आपको 60 दिखाई दे रहा हो उसी ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 12 संख्याओं का औसत 60 है। यदि प्रथम 5 संख्याओं में 12 घटा दिया जाए और अगली 7 संख्याओं में 10 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का नया औसत कितना होगा। देखिए क्वेश्चन में समझिए, 12 संख्याओं का औसत आपका दिया हुआ है, कितना दिया है 60, यानी कि 60 वो रहेगा ही रहेगा, इस पे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। 60 में हो भी सकता है इसी पे बढ़ेगा या कि घटेगा, लेकिन देखिए हम आगे देखते हैं घटेगा या बढ़ेगा, वो आगे पता चलेगा। यदि प्रथम 5 संख्याओं में 12 घटा दिया जाए, कितनी संख्याओं में घटा रहा है, प्रथम 5 संख्याओं में कितना घटा रहा है 12, तो 12 पंचे 60, यानी कि 60 घटा रहा है। अब देख रहे हैं, और अगली 7 संख्याओं में 10 जोड़ दिया जाए, कितनी संख्याओं में 7 संख्याओं में, 7 इंटू 10 यानी कि 70, 70 जोड़ रहा है 60 घटा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं वो 10 जोड़ रहा है। टोटल ओवरऑल देखा जाए तो 10 जोड़ रहा है, 60 तो पहले से ही था, ये तो होगा ही, यानी कि प्लस ही होगा। अब 60, ये जो 10 आया है ये पूरे 12 में डिवाइड होगा। अगर हम दशमलव लगा के करेंगे तो इधर एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि 12 अट्ठे 96, 4 12 3 36, फिर ऐसे जाता जाएगा, यानी कि ये, यानी कि 60.83 आपका आंसर आ जाएगा। इस पे प्लस कर देंगे तो ऑप्शन पे ए ऑप्शन पे दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर सिंप्लीफिकेशन आया, अच्छा लगता है आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन देखकर। देखिए 4 सत्ते 28, 7 अठे 56, ये आपको पता होगा कि ये इसका वर्ग ही होता है, तो 28 आ जाएगा। अब देखिए, अब 7 49, क्योंकि ये बटे में जाएगा 7, 7 प्लस 8, 8 अठाई 64, 64 माइनस 28 प्लस 14 दूनी 28, 28 से 28 कैंसिल, 64 में 7 जोड़ देंगे तो 71 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए देखने में कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, चुटकियों में इसका आंसर आ गया। देखिए अगला, एक कक्षा के 19 विद्यार्थियों की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि 42 वर्ष की आयु का एक नया विद्यार्थी कक्षा में शामिल होता है तो इन 20 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी होगी। देखिए 19 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी दी है 22। अब 22 के साथ हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, जैसे दिया है वैसे ही रहेगा। यदि 42 वर्ष की आयु का एक नया विद्यार्थी शामिल हो रहा है, एक नया विद्यार्थी शामिल हो रहा है, यानी कि कितने विद्यार्थी हो गए हमारे 20, जो कि पूछ भी रहा है क्या 20 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी होगी। देखिए हम निकाल रहे हैं, यहाँ 42 वर्ष की आयु का आया है ना, तो हम पहले 22 घटा दे रहे हैं इस पे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 20। अब ये जो 20 हैं वो पूरे कितने में बटेगा, पूरे 20 बच्चों में से बटेगा, तो ये कितना औसत आ जाएगा, यानी कि 1, और ये 1 को इस पे जोड़ देंगे, यानी कि 23। पूरे टोटल 20 बच्चों का औसत कितना हो जाएगा 23, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि कोई वस्तु
20% की हानि पर बेची जाती है तो वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्रमशः अनुपात कितना है। इतना इजी क्वेश्चन पूछ दिया कि कुछ भी नहीं करिए। 20% की वैल्यू आप लोगों को पता होगी कि 1/5 होता है और 5 आपका सीपी हो गया और हानि पे बेच रहा है यानी कि 4:5 क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पे दिया है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य तो हमने तो सीधा कर दिया, लेकिन अगर क्वेश्चन पे ही घुमा के दे देता विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए तो फिर अनुपात हमारा क्या आ जाता, 4:5। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैडम इसमें और इसमें क्या अंतर है। बहुत अंतर है बेटा। इसमें हम क्रय मूल्य से समझ रहे हैं और इसे क्या, विक्रय मूल्य। लेकिन जो कि ये विक्रय मूल्य है और ये क्या है, क्रय मूल्य। दोनों की वैल्यू ही अलग अलग है अपने आप में, जो कि ऑप्शन पे भी देखिए 5:4 भी दिया है और 4:5 भी दिया है। अगर नहीं दिया होता तो दोनों कर सकते थे, चाहे ये आता तो ये आता तो कैसे भी लगा सकते थे। लेकिन जब ऑप्शन पे ही दिया है तब आपको ध्यान रखना है कि पहले पूछा क्या है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, यानी कि 5:4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 15,000 रुपए की धनराशि को 2 वर्षों के लिए 12% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज बता रहा है वार्षिक रूप से संयोजित की जाती है पर निवेश किया जाता है। उस धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए 15,000 पे बोला है, हमें पता है हम दो वर्ष के लिए क्या करते हैं, रेशियो पे 2:1। 12% की वैल्यू अगर निकाला जाए तो कितना आ जाएगा, 4×3=12, 4×2=8, 4×5=20, 3/25। अब हम 3/25 की वैल्यू निकालते हैं। 25×150, ये 5×3=15। अब इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब हम फिर 3/25 निकाल लेंगे एक बार, 5×3=15 यानी कि 150। आपका कितना आ जाएगा, 1650 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। इस पे तो है ही नहीं, पूछा क्या है। 15×2=20। देखिए मैंने छोटी सी गलती, देखिए पहले 15×2=30, लेकिन मैंने 1500 पे ही जोड़ दिया है, मैंने एक बार ही 15 को लिया है। पहले हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, 2 बार है, 15×2=30, ये 3000, ठीक है। और फिर प्लस एक ये आ गया आपका, ये आ गया 3150 राइट आंसर। तो इस पे भी नहीं दिया हुआ है। पच्चीस 6 150, मैंने यहाँ पास गलत कर दिया था, आप लोग गलत नहीं करिएगा। देखिए 6×3=1800, अब हम 1800 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ऐसी छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं, इन्हें ध्यान में रखिएगा। आप लोग नहीं करिएगा ये गलतियां, मैं तो कर रही हूँ, समझा रही हूँ, चलिए दोबारा बैकअप आ गई, आप लोग करके चले आओगे। ये देखिए अब आ गया कितना, 1800। फिर हम 1800 में 3/25 करेंगे। 25×7=175, 25×2=50, 3×2=6, 3×7=21, 216। देखिए अब हम ये 1800 और यहाँ पास मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 216 का। 18×2=3600 प्लस ये 216, अब आ जाएगा आंसर है ये 3816 आंसर आ गया। चलिए ऑप्शन नंबर ये है, ऑप्शन पे हाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी पे। एक बैग को 5688 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि हुई। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे बैग को किस मूल्य पर बेचना चाहिए था। क्या बोल रहा है, एक बैग को 5688 रुपए में बेचने पर 10% की क्या होती है हानि, बेचा कितने में है 5688 में, और क्या हो रही है हानि यानी कि 90 में। अब क्या बोल रहा है 20% का लाभ कमाने के लिए यानी कि 120 की वैल्यू निकालना है, निकाल लीजिए।
देखिए 9 सत्ते नहीं, 9 छक्का 54, 56 88, 9 छक्का 54, 2 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, 12 दूनी 24, हासिल 2, 12 3 36, 37 38, हासिल 3, 12 छंग 72, 72 3 75। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, 75 84 रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यापारी अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। यदि वे 20% की छूट देता है तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना है? यानी कि उसकी कोई वस्तु कितनी थी, 100 रुपए की थी, लेकिन क्या बोल रहा है, वो अंकित कितना करता है, 50% अधिक अंकित करता है। 50% अधिक अंकित करेगा तो कितने की वस्तु होगी, 150 की। लेकिन 50 में 20% का क्या दे रहा है, वो डिस्काउंट दे रहा है, तो कितना आ जाएगा डिस्काउंट में, यानी कि 30 रुपए। 150 का 20% कितना होता है, 30, और 150 में 30 कर देंगे, 30 माइनस करेंगे तो यानी कि वो वस्तु कितने में बेचेगा, 120 में। 120 पे बेच रहा है तो लाभ या हानि प्रतिशत, तो हमें दिखाई भी दे रहा है, लाभ या हानि में डाउट में नहीं होना, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 20% का क्या हो रहा है, लाभ, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है। एक 110 लीटर के एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्रमशः 4:7 है। पानी और दूध का अनुपात क्रमशः 8:7 करने के लिए मिश्रण में कितना पानी होगा, यानी कि कितना पानी मिलाना होगा। देखिए क्या बोल रहा है, ये हमारा पानी हो गया, ये हमारा 4:7, दूध और पानी का अनुपात कितना, पानी और दूध का अनुपात कितना है, 4:7, और दूध का अनुपात क्रमशः 8:7 करने के लिए, यानी कि ये 8:7 करने के लिए कितना पानी मिलाना होगा, क्या मिलाना होगा, पानी। पानी के लिए बोला है, यानी ध्यान रखिएगा, पानी के लिए बोला है तो दूध बराबर ही रहेगा, दूध में कोई जितना ऊपर था उतना ही नीचे रहेगा, इस पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। टोटल हमारा कितना ये हो रहा है, 7 4 11, लेकिन इसमें बोला है 110 लीटर का मिश्रण है, लेकिन इसमें मिश्रण कितने का है, 11 का ही। ये 110 वैल्यू कितने की है, 11 की। अब पानी कितना मिलाया गया है हमारा, 4 ही मिलाया गया है ना, ये 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका 40 लीटर, ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया आप लोगों के। देखिए एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 14 वर्षों में स्वयं की 3.5 गुना हो जाती है। समान साधारण ब्याज दर पर वह धनराशि 28 वर्षों में स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी, यानी 14 वर्षों में कितनी हो जाती है, 3.5 गुनी हो जाती है। समान साधारण ब्याज पर वह धनराशि 28 वर्षों में कितनी होगी। अब देखिए हम स्टार्टिंग चल रहे हैं, यानी कि कोई एक रही होगी, एक पे 1 से आज तक में कितना ब्याज हो गया है, 3.2, यानी कि बढ़ा कितना है, 2.5 बढ़ा है, 2.5 यहां तक में बढ़ा है पहले ये की, यानी कि अब हम यहां देखिए 14 दूनी 28, 2 गुना हुआ है, अब हम इसका 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आया। ये कोई वस्तु हमारी कितनी थी, 1 थी, उसमें हम 5 ब्याज ऐड कर रहे हैं, कितना ब्याज हो रहा है, 5, तो यानी कोई वस्तु कितनी गुनी हो जाएगी हमारी, 6 गुनी। आ रहा है समझ में ये। अगर कोई वस्तु में हमें 5 का ब्याज मिल रहा है, हमारी वो 1 थी, यानी कि वो अपने आप में 6 गुना हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, ये आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि देखने में तो बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। दिनेश अकेले एक काम को 96 घंटे में पूरा कर सकता है, दिनेश और राहुल मिलकर
उसी काम को 48 घंटे में पूरा कर सकते हैं। राहुल और तरुण मिलकर उसी काम को 16 घंटे में कर सकते हैं। तरुण अकेले उसी काम को कितने घंटों में कर सकता है? देखिए कुछ नहीं करिए अगर, तो यानी कि इनका 96 एलसीएम हो जाएगा। दिनेश की वैल्यू हुई तो एक, इसकी एक हो जाएगी कि 2 होगी, यानी इनकी भी एक एक हो जाएगी। देखिए कुछ नहीं करना आपको, ऐसे ही करते जाएंगे तब भी आ जाएगा। और 16 छक्का 96, यानी कि 6 जा रहा है, एक हटा, यानी कि 5। एक हटा देंगे, किसकी थी एक? ये एक दिनेश की थी, दिनेश नहीं, राहुल और तरुण कर रहे हैं ना साथ में, राहुल इसमें भी था, एक थी उसकी कार्य क्षमता, तो एक हटा दी, यानी कि 5 किसकी है? तरुण की। अब हमें ये टोटल काम जो है तरुण से करवाना, यानी कि 5 कितना आ जाएगा? 5 एकम 5, 4 ये आ गया, 5 नामा 45 और फिर एक 5 दूनी 10, आपका ये आंसर आ जाएगा। देखिए कुछ नहीं किए ना, इतने बड़े क्वेश्चन को इतने में हम सॉल्व कर लिए। क्यों? क्योंकि दिख तो बहुत बड़ा सवाल रहा था, लेकिन दिया ही नहीं, तो वैल्यू ही ऐसी दी थी कि हमें काटने की भी जरूरत नहीं थी, ऑटोमेटिक सब डिवाइड हो रहा था। और देखिए अब मैं इसे पूरा करती हूँ, ठीक है? देखिए दिनेश 96 घंटे में कर सकता है। दिनेश और राहुल मिलकर कितने दिनों में करते हैं? 48 घंटे में कर सकते हैं। राहुल और तरुण मिलकर उसी काम को 16 घंटे में कर सकते हैं। अब टोटल काम, इनका एलसीएम लेंगे, यानी कि 96 आ गया। पर हम पहले भी यही किए थे, इसमें भी यही कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम एक एक का निकाल के कर रहे हैं। 96 कम 96, 48 दूनी 96, 16 छक्का 96। अब देखिए दिनेश की कार्य क्षमता कितनी है? 1। अब दिनेश और राहुल है, इसकी 1 है, लेकिन यहाँ दोनों की 2 दी हुई थी, इसकी 1 है, तो राहुल की भी 1 ही हो जाएगी, कि दोनों की मिलाकर ना 2 दिया हुआ है, तो इसकी भी 1 और इसकी भी 1। अब नीचे चलते हैं, राहुल की तो हमें पता चल गया 1 ही है, लेकिन इसमें 6 दिया हुआ है, तो 1 अगर राहुल की है तो 5 तरुण की हो जाएगी कार्य क्षमता, तो 5 हो जाएगी, तो टोटल काम हमें तरुण से ही तो करवाना है, तो करवा दीजिए काम। 96 में 5 का भाग दे देंगे तो फिर ये आपका वही आंसर आ जाएगा। लेकिन इतना कौन करे, इससे बचने के लिए हम उसी में कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो ज़्यादा। चलिए इसी के साथ हमारा आज के जितने भी सवाल थे हमने उन्हें पूरा कर लिया है। अब अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ाना पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए इसी के साथ हम आज यहीं पास